40 साल पहले नवंबर 1984 में दिल्ली में इसी देश की राजधानी में 4000 सिखों को बड़ी बेरहमी से बुरी तरह से मारा था। 3 दिन ये कत्लेआम, ये जीनोसाइड चलता रहा। और इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये जीनोसाइड कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया गया और किस तरह वो जो लोग सिखों को मारने वाले थे उनको हाई पोजीशन दी गई, ना कि उनको सजा दी गई। सिख कत्लेआम का सच, उसमें आज हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति को कैसे डरा के राजीव गांधी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलवाई गई। ये 31 अक्टूबर 1984 को मिसेस गांधी, जो उस टाइम प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या की गई। उनके ही 2 सिख सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी हत्या की थी। तो प्रधानमंत्री जो ऑफिस में हैं, उनकी ऐसे हत्या या मृत्यु होना ये इंडिया में पहली बार नहीं था। पहले भी प्रधानमंत्री ऑफिस में थे जिनकी मृत्यु ऑफिस में होते हुए हुई थी। जवाहरलाल नेहरू, वो जब प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु हुई थी। एक और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, वो भी ऑफिस में थे, उनकी भी मृत्यु ऑफिस में हुई। जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या हत्या हो जाए, उसके बाद एकदम क्या अरेंजमेंट करना है, किस तरह से किसको प्रधानमंत्री बनना है, ये एक परंपरा हिंदुस्तान में चलती आ रही थी। जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो जो सीनियर मोस्ट मंत्री थे उनकी कैबिनेट में, गुलजारी लाल नंदा, उनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद जो कांग्रेस के एमपीज थे, उन्होंने अपना लीडर चुना और उसके लाल बहादुर शास्त्री को चुना और लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर की शपथ उसके बाद दिलवाई गई। ऐसे ही जब लाल बहादुर शास्त्री भी ऑफिस में थे तो उनकी मृत्यु हुई। वही परंपरा फिर फॉलो की गई। सीनियर मोस्ट जो मंत्री थे उनको एकदम शपथ दिलवा दी गई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जो ऑफिस है वो खाली नहीं होना चाहिए। और उसके बाद कांग्रेस जो इनका जो मेंबर पार्लियामेंट थे वो सारे आपस में मिले, सभी कांग्रेस के सांसद ने मिलके अपना नेता चुना और वो इंदिरा गांधी को चुना और उसके बाद उसको कुछ दिनों के बाद शपथ दी गई। मगर अब इस बार जब इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद वो परंपरा फॉलो नहीं हुई कि सीनियर मोस्ट जो मंत्री है उसको एकदम इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, वो परंपरा फॉलो नहीं हुई, बल्कि इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी को, जो कि मंत्रिमंडल में भी नहीं थे, जिनका कोई इतना लंबा एक्सपीरियंस भी नहीं था पॉलिटिक्स का। राजीव गांधी पहले एक कमर्शियल पायलट थे, एयर इंडिया में कमर्शियल पायलट की जॉब करते थे। इससे सिर्फ 4 साल पहले 1980 में उनके छोटे भाई संजय गांधी, जो पॉलिटिक्स में थे, अपनी मदर की हेल्प करते थे, उनकी एयर क्रैश में डेथ होने के बाद राजीव गांधी अपनी एयरलाइन की नौकरी छोड़ के पॉलिटिक्स में आई। तो ये 1984 तक वो अभी कैबिनेट में नहीं थे, उनका कोई ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस भी पॉलिटिक्स का नहीं था। मगर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री की शपथ 31 अक्टूबर शाम को ही दिलवाई गई। और जब राजीव गांधी को शपथ दिलवाई प्राइम मिनिस्टर की, उसके बाद कैसे प्लानिंग करके सिखों का कत्लेआम शुरू हुआ। दिल्ली में 1 नवंबर को शुरू होके आगे 48 घंटे में ये जो दिल्ली जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, उसकी राजधानी में
दिल्ली की सड़कों पे हर 1 मिनट में एक सिख की हत्या की जाती थी। आगे 48 घंटे यही कत्लेआम ऐसे चलता रहा, हर 1 मिनट में एक सिख की हत्या। ये सरकारी आंकड़े बता रहा हूँ, अगर जो हमारे आंकड़े हैं, हमारी फिगर है, उसमें तो लगभग कहीं ज़्यादा हत्या है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 3000 सिखों को इन्होंने आगे 48 घंटे में 1 नवंबर से शुरू होकर 3 नवंबर सुबह तक यहाँ दिल्ली की सड़कों पे बेरहमी से कत्ल किया, और वो भी एक सिख राष्ट्रपति के होते हुए। ये एक सिख राष्ट्रपति को उन्होंने कैसे ये ढाया और कैसे ये मनाया कि राजीव गांधी को शपथ दी जाए, और उसके बाद उसके साथ क्या हाल किया, ये आज आपको बताने जा रहे हैं। जब इंदिरा गांधी की को गोली लगी और उनकी वहीं पे हत्या हो गई थी, डिक्लेयर थोड़ी देर बाद में हुआ, तो उस वक्त राष्ट्रपति इंडिया में नहीं थे, नॉर्थ जर्मन कंट्री है, वहाँ पे वो विजिट पे गए हुए थे। उस वक्त राजीव गांधी भी दिल्ली में नहीं थे, राजीव गांधी कलकत्ता में थे, जिसको अब कोलकाता कहते हैं। राजीव गांधी को जब खबर मिली तो 11 बजे के करीब राजीव गांधी ने वहाँ से फ्लाइट ली दिल्ली के लिए, और वहाँ पे ये आते वक्त वहाँ पे कांग्रेस वालों को ये बोल के आए, आपकी माँ को मारा है, आप क्या करोगे। ये राजीव गांधी के वहाँ से निकलते टाइम उसी वक्त कलकत्ता में सिखों को टारगेट करना शुरू कर दिया, सिखों की दुकानों पे अटैक करना शुरू कर दिया, सिखों के जो व्हीकल थे, ज़्यादा टैक्सी और ट्रक, उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। मगर वहाँ कलकत्ता में उस वक्त ज्योति बासु जो CPM कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एकदम वहाँ पे एक्शन लिया। 2 बजे उन्होंने आर्मी को भी बुला लिया और पूरी सिचुएशन कंट्रोल कर ली। 2 बजे के बाद उन्होंने कलकत्ता में कोई हिंसा किसी तरह की होनी नहीं थी। मगर दिल्ली इससे उल्ट था, दिल्ली डिफरेंट था। दिल्ली में जब शाम तक 31 अक्टूबर शाम तक लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी, सबको तब तक मालूम हो गया था और ये अनाउंस भी हो गया था कि सिख बॉडीगार्ड्स ने ही इंदिरा गांधी की हत्या की है, मगर फिर भी शाम तक सब नॉर्मल था। और जो सबसे पहले अटैक किसी सिख के ऊपर दिल्ली में हुआ है, वो देश के राष्ट्रपति के ऊपर हुआ है। और सबसे पहला सिख जो दिल्ली में जिसको जख्मी किया गया, इंजर किया गया, वो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में जो एक सिख था, उसको सिर पे इंजरी की, उसका सिर पड़ा गया। सबसे पहली इंजरी जो दिल्ली में टारगेट हुई है वो हुई है। जब राष्ट्रपति यमन से वापस आए, तकरीबन 4 बजे का टाइम है, तो उस वक्त ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इंदिरा गांधी की बॉडी पड़ी थी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे, और जो लोग इकट्ठे हुए थे उन लोगों में ये इस तरह माहौल था। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में काफ़ी लोगों को की वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई थी, और वहाँ पे उस जो भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हुई थी उनमें बहुत से सिख भी थे, और वहाँ पे औरतें बैठ के ऐसे ये भजन गा रही थी वहाँ पे, और इस तरह से वहाँ पे लोग बैठे भजन गा रहे थे, जहाँ इंदिरा गांधी की बातें कर रहे थे, इंदिरा गांधी को याद कर रहे थे। क्योंकि कांग्रेस में बहुत से सिख भी थे, तो वहाँ पे कई सिख भी वहाँ पे मौजूद थे। हमारे पास इस बात का एविडेंस है, कमीशन में आके एफिडेविट दिए हैं लोगों ने। एक जगजीत सिंह जो कांग्रेस लीडर थे, ट्रेड यूनियन के लीडर थे, वो भी इंदिरा गांधी को गोली लगने का सुनते ही वहाँ पे पहुँच गए, और वो शाम तक वहाँ पे मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जब
शाम को तक वहां पे बिल्कुल हालत ठीक थे। एक और डीपी गुलाटी जो एक हिंदू हैं, वो भी वहां पे मौजूद थे। उन्होंने भी वहां पे कहा कि शाम तक हालत वहां पे बिल्कुल नॉर्मल थे, वहां क्राउड में बहुत सिख भी खड़े थे। एक कुलदीप सिंह मखानी, वो साथ में रहते हैं सब्जरंग एनक्लेव में, वो उस दिन 2 बार आए वहां पे, क्योंकि वो अब मेडिसिन लेने के लिए थी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के सामने केमिस्ट की शॉप है, वहां पे आते थे। मतलब कि इतने हालत नॉर्मल थे वहां तब तक कि वो मेडिसिन लेने के लिए वहां पे केमिस्ट शॉप पे आते रहे। पहले वो 10-11 बजे आए। उन्होंने तब भी बताया लोग खड़े थे, लोगों में बहुत अफसोस था, वो अफसोस कर रहे थे, सब शोक बना रहे थे। और शाम को 4 बजे फिर आए। 4 बजे फिर उन्होंने कहा कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, मगर ऐसी कोई बात नहीं थी, बिल्कुल किसी सिख को टारगेट करने वाली कोई बात ही नहीं थी। तो अब दिल्ली एक शांत शहर है। अब इस शांत शहर में कैसे किया जाए? राजीव गांधी पहुंचे वहां पे 3 बजे के करीब। जब वो पहुंचे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अंदर एक मीटिंग हुई सब नेताओं की। तो उसके बाद तकरीबन राजीव गांधी के आने के आधे घंटे के बाद वहां से सभी लीडर निकले हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से वहां से लीडर निकले। और जब वो राष्ट्रपति का काफिला वहां पे आ रहा था, यहां पे उस वक्त तक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के सामने जो भीड़ खड़ी थी उनमें भी सरदार मौजूद थे, सिख थे। मगर जब राष्ट्रपति का काफिला आ रहा था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पहुंचने से पहले उस काफिले के ऊपर अटैक हुआ। और अटैक करने वाले 20-25 लोग ही थे। काफिले के ऊपर अटैक हुआ, राष्ट्रपति की गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए गए। और राष्ट्रपति की गाड़ी के पीछे जो उसके प्रेस सेक्रेटरी की गाड़ी थी, त्रिलोचन सिंह, उसकी गाड़ी में जलती मसाले फेंकने की कोशिश की गई। तो वो ड्राइवर बहुत स्मार्ट था, तो ड्राइवर ने गाड़ी घुमा के वो पीछे की तरफ भाग गया। त्रिलोचन सिंह ने अपना एफिडेविट दिया है खुद, और ये नानावती कमीशन के आगे, और उसने ये सारी स्टोरी ऐसे बताई है कि जब हम आए तो कोई छोटा सा क्राउड था जिसने ये अटैक किया, और राष्ट्रपति की गाड़ी आगे निकली तो उसकी के ड्राइवर ने गाड़ी घुमा के पीछे से वो प्रेसिडेंट हाउस में ले आया। राष्ट्रपति जब वहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पहुँचे, तब वहाँ पे ये जगजीत सिंह ने भी बताया, डीपी गुलाटी ने बताया, कहते वहाँ पे सभी लोग कंडेम कर रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। तब और वहाँ पे लोगों ने जो खड़े थे उन्होंने सिखों को कहा कि ये कुछ शरारती अंश हैं, तो अब आप अपने घरों पर जाइए, बेहतर यह है आप निकल जाइए। तो वहाँ से सिखों ने धीरे धीरे निकलना शुरू कर दिया, तकरीबन 4:30 के आसपास। तब उस वक्त उसके बाद राष्ट्रपति अंदर गए। जब वो अंदर राष्ट्रपति एम्स में गए, ये वहाँ की फ़ोटो है, अरुण नेहरू के साथ थे वो। अरुण नेहरू जो राजीव गांधी के कज़न थे, और अरुण नेहरू ही उस टाइम सारा मैनेज कर रहा था। और अरुण नेहरू ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी अरुण नेहरू ही उस वक्त चला रहा था, हैंडल कर रहा था। ये राष्ट्रपति के देखिए शक्ल कैसे घबराए हुए, बहुत, क्योंकि हमला हो जाए वो भी पुलिस की मौजूदगी में, तो राष्ट्रपति की घबराहट देखिए और अरुण नेहरू के चेहरे का गुस्सा देखिए, ये हालत थी वहाँ। तो जब राष्ट्रपति की गाड़ी वहाँ पे थी, तो राष्ट्रपति की गाड़ी के शीशे टूटे हुए, ये राष्ट्रपति की गाड़ी का शीशा टूटा हुआ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जो राष्ट्रपति की गाड़ी खड़ी है, टूटे हुए शीशे। और जब वो राष्ट्रपति 20-25 मिनट के बाद वहाँ से बाहर निकले, उस वक्त वहाँ पे पुलिस बड़ी गिनती में मौजूद थी। दूसरी बार फिर अटैक हुआ, दूसरी बार फिर राष्ट्रपति के ऊपर अटैक हुआ, और जो राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड था, वो स्कॉट जो आगे जा रहा था,
उसमें एक सरदार था, उस सरदार का सिर पाड़ दिया। ये पहला सिख था जो इंजर हुआ। राष्ट्रपति पहला सिख था जिसके ऊपर दिल्ली में अटैक हुआ, और जिस बॉडीगार्ड ये पहला सिख था जिसको इंजर किया गया। तो ये जो पूरी प्लानिंग की गई, ये राष्ट्रपति को ये कि उसको डराया जाए। राष्ट्रपति को डराया गया कि राजीव गांधी को शपथ दिलवा दो, नहीं तो ये देखो ये हाल होगा, ऐसे ऐसे सिखों को मारा जाएगा। और राष्ट्रपति उस वक्त तक समझ गए थे कि पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हो रहा है, तो ये पुलिस भी साथ मिली हुई है। उसके बाद उन्होंने जाके उसी शाम को 6 बजे के आसपास राजीव गांधी को शपथ दिलवाई प्राइम मिनिस्टर की। और वो ये राजीव गांधी के साथ राष्ट्रपति भवन में शपथ, और राजीव गांधी के साथ 4 और मिनिस्टर थे जिन्होंने वहाँ पे शपथ ली। मगर अब हुआ क्या, जो राष्ट्रपति को कहा गया, शायद विश्वास दिलाया गया कि लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और ये हिंसा सिखों के खिलाफ नहीं होएगी, उसके उल्ट हुआ, बिल्कुल उसके उल्ट हुआ। जब ये राष्ट्रपति वहाँ से निकले थे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज थे, तभी उसी वक्त एक 50-60 लोगों का एक हजूम आया। ये INA की तरफ से आया, और वो हजूम का कहते अगवाही कर रहे थे एक कांग्रेस काउंसलर अर्जुन दास, वो इस एरिया के काउंसलर थे। DP गुलाटी, जिन्होंने एफिडेविट अपना खुद का दिया है, उन्होंने बताया कि मैं अर्जुन दास को पहचानता हूँ, वो उस मॉब की अगवाही कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पे सिखों की गाड़ियों को, सिखों के जो वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी उनको उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया, बसों को से सिखों को निकालना शुरू कर दिया। इस तरह से ये उन्होंने, ये देखो ये बस आ रही है, ये पहले एम्स के पे ये तोड़ रहे हैं, वो जो वहाँ पे ट्रैफिक वाला है, ये उसके बाद बसेस के बीच जा के उन्होंने सिखों को वहाँ से ढूंढना शुरू कर दिया। और जो पहला उन्होंने गाड़ी जलाई, वो ये तकरीबन 5:25 के करीब की बात है, ये INA पे एक सिख का मोटरसाइकिल चलाया, ये वाला। तो ये हालत हुई। उसके बाद सिखों को निकाल के जब उन्होंने मारना शुरू किया, तो ये थोड़ी देर बाद की बात है, जब अंधेरा हो गया था शुरू, ये एक सिख को बस से निकाल के उसको पीट रहे हैं, यहाँ पे पीट रहे हैं। ये बात उन्होंने यहाँ से शुरू की। और ये उस दिन ये हिंसा जो थी, ये सिर्फ इसी एरिया में ही कन्फाइन थी। कहते वो जो भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हुई थी, जो लोग इकट्ठे हुए थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वो सोग मना रहे थे, वो सब चले गए। ये बाहर से बसों में भर के गुंडे लाए गए, उन्होंने ये सारी की सारी हिंसा शुरू की। और ये हिंसा ये जब हुई, ये इस तरह की हालत, और ये पुलिस की मौजूदगी में गाड़ियों को उन्होंने जलाना शुरू किया। पुलिस खड़ी है और ये गाड़ियाँ जल रही हैं। और ये उसी दिन फिर सिखों की बसों को आग लगाना शुरू कर दिया। पुलिस मौजूद है, पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है। 31 अक्टूबर को दिल्ली में 8 बजे तक और कहीं पे कोई हिंसा नहीं हुई, सिर्फ यही ग्रुप था जो कर रहा था। और इसी ग्रुप ने चारों तरफ जाना शुरू किया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल काउंसिल से एक INA की तरफ, पृथ्वीराज की तरफ एक ग्रुप गया जलाता। दूसरा ग्रुप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से साउथ एक्सटेंशन और डिफेंस कॉलोनी की तरफ आया। और तीसरा ग्रुप वहाँ से सफदरजंग एन्क्लेव की तरफ गया। और हमने जब मिश्रा कमीशन में फायर ब्रिगेड का रिकॉर्ड मंगाया, तो फायर ब्रिगेड का रिकॉर्ड मंगा के हमें ये पता चला कि ये जो अपने आप एकदम हर तरह से हिंसा नहीं भड़की, यही ग्रुप था। वो ग्रुप जैसे पहले साउथ एक्स गया, साउथ एक्स में जलाया, उसके बाद डिफेंस कॉलोनी आया, उसके बाद आगे गया।
इसी तरह यही ग्रुप सफदरजंग एन्क्लेव की तरफ गया, यही ग्रुप पृथ्वीराज की तरफ गया। बल्कि जो फायर ब्रिगेड के रिकॉर्ड से फ़ोन आए वहाँ से हमने ट्रेस करके पूरा नक्शा बना के ये मिश्रा कमीशन को दिया कि ये देखो किस तरह इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, ये उसी ग्रुप ने ऑर्गेनाइज़ किया। उस दिन दिल्ली में और कहीं हिंसा नहीं हुई, सिर्फ एक सब्जी मंडी का इलाका जो कि टाइटलर, जिसके यहाँ पे एमपी थे जगदीश टाइटलर, जो उसका इलाका था, वहाँ पे हिंसा शुरू हुई। जब वहाँ पे हिंसा शुरू हुई तो वहाँ का जो एसीपी वो केबल सिंह था, वो सब्जी मंडी थाने का एसएचओ गुरमेल सिंह था, दोनों सिख थे। जब हिंसा शुरू हुई उन्होंने वहाँ पे 90 लोगों को गिरफ्तार किया और शाम को पहली एफआईआर जो रजिस्टर हुई है दिल्ली में, पहली एफआईआर रजिस्टर हुई है शाम को 8:15 में, वो सब्जी मंडी थाने में हुई है। 90 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया और उसके बाद उन्होंने मैसेज भेजा कि हमें शूट एट साइट ऑर्डर दिए जाएं क्योंकि ये लोग यहाँ पे हिंसा कर रहे हैं। तो जब उन्होंने ये मैसेज भेज दिया, जब इनको ऊपर हाई अप्स को पता चला कि जहाँ पे इन्होंने 90 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, तभी उसी वक्त वहाँ पे एडिशनल कमिश्नर जो नंबर 2 HC जाटव, हुक्मचंद जाटव, जो पुलिस कमिश्नर के बाद नंबर 2 पुलिस चीफ के बाद उसका नंबर आता है, वो वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पे पहुँच के क्या किया, उनको रिवार्ड देने की बजाय उन दोनों को साइडलाइन कर दिया। उनको कहा गया आप अपना चार्ज ये दूसरे ऑफिसर को दे दो। दोनों को उनके चार्ज से हटा के दूसरे ऑफिसर्स को चार्ज दे दिया गया और वो जो 90 लोग उन्होंने पकड़े थे उनको छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया। ये जो हालत थी इन्होंने की, उसके बाद ये जैसे ये मॉब गया ये डिफेंस कॉलोनी की तरफ, ये खुशवंत सिंह ने अपने एफिडेविट दिया। खुशवंत सिंह ने अपने एफिडेविट में ये सारी एक्सप्लेन किया है कि किस तरह उस दिन शाम को वहाँ पे मॉब शरेआम घूम रहा था, पुलिस की मौजूदगी में घूम रहा था, पुलिस ने बिल्कुल उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। ये एक और IAS ऑफिसर जो बाद में चीफ सेक्रेटरी बने, अशोक जेटली, ये उन्होंने अपना एफिडेविट दिया। वो कहते मैं उस वक्त वहाँ पे घूम रहा था, मैंने उस वक्त देखा, कहते ये जो मॉब है, मेरा एज ए लॉन्ग एक्सपीरियंस एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो DC रहे हैं, कहते मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ इस मॉब को 10 डंडा वील्डिंग पुलिस वाले इसको भगा सकते थे। बल्कि वहाँ पे तो ये पूरे लोडेड गन वाले पुलिस वाले मौजूद थे। वो तो कहते ये तो मॉब ऐसा था, इसको तो 10 पुलिस वाले डंडे वाले ही भगा सकते थे, मगर पुलिस को तो उनको साथ पूरी सपोर्ट करने के लिए लगी हुई थी और कंट्रोल करने की बजाय उनको रादर पुलिस सपोर्ट कर रही थी हिंसा करने के लिए। उसी दिन शाम को राम जेठमलानी जो एक वरिष्ठ वकील हैं और उसके बाद वो मंत्री भी रहे, और राम जेठमलानी ने अपना खुद का एफिडेविट दिया और उन्होंने कहा कि मैं उसी दिन शाम को 31 अक्टूबर शाम को मैं नरसिम्हा राव के पास गया, नरसिम्हा राव को बोला कि आर्मी बुलाओ। नरसिम्हा राव उस टाइम होम मिनिस्टर थे। नरसिम्हा राव को बोला कि आर्मी कॉल करो, इसको हिंसा को बंद करो, जैसे कलकत्ता में एकदम हिंसा रुक गई है आर्मी कॉल करके, ऐसे आर्मी कॉल करो, हिंसा को कंट्रोल करो, बंद करो। उन्होंने ये कहा। और उसके बाद इन्होंने जो हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति की, अब राष्ट्रपति ने क्या किया, राष्ट्रपति ने क्या किया, ये उसके बाद ये हिंसा रोकने की कि राष्ट्रपति की तरफ से क्या क्या हुआ, ये बात, ये कई लोग राष्ट्रपति के पास गए। ये रामविलास पासवान का एफिडेविट है। रामविलास पासवान जो मंत्री रहे और उस वक्त MP थे, बाद में मंत्री थे, ये उनके साथ शरद यादव का एफिडेविट है। ये भी उस वक्त MP थे और बाद में ये मिनिस्टर भी रहे हैं। ये चौधरी चरण सिंह जो फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, चौधरी देवीलाल, ये साथ में रामविलास पासवान, शरद यादव, ये राष्ट्रपति के पास गए 1 तारीख को और राष्ट्रपति को बोला कि आप आर्मी कॉल करो।
राष्ट्रपति ने इनको कहा कि आप होम मिनिस्टर के साथ से आप जाके बात करो। तो इन्होंने वहाँ से कहा भी हम होम मिनिस्टर को फ़ोन करते हैं। कहते वहाँ पे 1 घंटा ये बैठे वेट करते रहे। राष्ट्रपति होम मिनिस्टर से बात करने की कोशिश कर रहा था, होम मिनिस्टर लाइन पे नहीं आया। राष्ट्रपति का ये हाल कर दिया था, होम मिनिस्टर लाइन पे नहीं आया। खुशवंत सिंह ने खुद अपने एफिडेविट में लिखा कि 1 तारीख को सुबह मैंने राष्ट्रपति को फ़ोन किया कि मेरे घर पे हमला होने के आसार हैं, मेरे साथ वाला गुरुद्वारा जला दिया, मुझे हेल्प करो। राष्ट्रपति ने उसको कहा किसी हिंदू के घर पे जाके पनाह कर ले लो, अगर मैं राष्ट्रपति हाउस के बाहर आऊँ तो मैं भी सेफ नहीं हूँ जहाँ तो ये हालत है। राष्ट्रपति के रिश्तेदारों तक को वो राष्ट्रपति नहीं बचा सके, उनको मारा। और राष्ट्रपति अपने वो रिश्तेदार की लाश भी घर वालों को नहीं दिलवा सके। ये मदन लाल खुराना जो बाद में मुख्यमंत्री बने दिल्ली के, उन्होंने अपना एफिडेविट आके मिश्रा कमीशन में दिया ये। और मदन लाल खुराना ने बताया कि मुझे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का फ़ोन आया कि मेरे ये 3 तारीख की बात है, 3 नवंबर की, कि मेरे एक रिश्तेदार की डेथ हो गई है, मार दिया है, मेरे एक रिश्तेदार को मॉब ने मार दिया है, उसकी बॉडी उनके घर वालों को दिलवा दो। बल्कि बॉडी भी घर वालों को नहीं दी जा रही थी ये। और मदन लाल खुराना कहता मैंने पुलिस वालों से बात की कि इसकी बॉडी का संस्कार तो घर वालों को करने दो। तो पुलिस वालों ने कहा जी बॉडी देने का हमें कोई ऑर्डर नहीं है, घर वाले हमारे साथ चले जाएं, हम संस्कार साथ में करा देंगे। ये हाल था राष्ट्रपति का उस वक्त इन्होंने किया, उसको डरा के, उसको घबरा के। उसके बाद जब ये हिंसा खत्म हुई, उसके बाद राष्ट्रपति पद पे जब वो नहीं रहे, तो मैं भी 2-3 बार राष्ट्रपति को ज्ञानी जैल सिंह को बाद में मिला। तो तीनों बार जब मैं उनके पास जाता था तो वो मुझे लेके साइड पे अकेले बैठ जाते थे। इतना उनके दिल में था, इतना वो गिल्टी फील कर रहे थे अपने अंदर। और मुझे कहते थे मैं मजबूर था, मैं कुछ नहीं कर सका, मैं मजबूर था, मैं कुछ नहीं कर सका। और कितनी कितनी देर मेरे पास बैठे बातें करते रहते थे, क्योंकि ये राष्ट्रपति की भी ये हालत की। और अगर उस वक्त परंपरा के मुताबिक जो सीनियर मोस्ट मंत्री थे उनको ये बनाया जाता, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता, तो ये जो दिल्ली में 4000 लोगों की हत्या और सारे हिंदुस्तान में 7000 लोगों की हत्या ये अगले 2-3 दिन में की, तो वो हत्या बच सकती थी। शायद वो इनकी बातों में कोई इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जो होता, प्रणब मुखर्जी उस टाइम सबसे सीनियर मोस्ट मंत्री थे, तो इनकी बातों में आके इस तरह से कंट्रोल करके ऐसे ये हत्या नहीं करते। क्योंकि जो हमारे पास जो एविडेंस है, जो पता चला, राजीव गांधी की ओथ लेने के बाद उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एक्टिव हो गया। अरुण नेहरू वहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कंट्रोल कर रहा था। उसी वक्त सब जगह पे मैसेज चले गए कि 1 तारीख सुबह से पूरा कत्लेआम शुरू करना है। 31 तारीख रात को मीटिंग की गई जगह जगह पे। HKL भगत जो उस टाइम मंत्री थे और उनको इंचार्ज बनाया गया। ये जगदीश टाइटलर, ये सज्जन कुमार, ये कमलनाथ, ये सब लोग ये लगे और अपने अपने इनके ये एरिया में इनको ड्यूटीज़ बांट दी गई। जो कांग्रेस उस टाइम MLA होते नहीं थे, उस टाइम मेट्रोपॉलिटन काउंसिल थी, काउंसलर्स होते थे। काउंसलर्स की ड्यूटी लगाई गई सारे शहर में कि आपने जाके यहाँ पे जाके ये सिखों को कैसे मरवाना है। पूरी प्लानिंग के मुताबिक सिखों के रातों रात सिखों के घरों की लिस्ट भेज दी गई। अब लिस्ट अगर कहते वोटर लिस्ट थी, वोटर लिस्ट में तो राजपूत भी सिंह होते हैं। वोटर लिस्ट से किसी को क्या पता चले? वो लिस्ट इतनी प्रिसाइज थी कि सिर्फ सिखों के घरों की लिस्ट थी, सिर्फ सिखों के घरों की लिस्ट। ये पहले तैयारी करके रखी हुई थी इन्होंने। ये कहते इंदिरा गांधी के लाइफ टाइम पे ही ये सब प्लानिंग हुई थी
कि अगर सिखों ने कुछ किया तो उनको सबक कैसे सिखाना है। और जब इंदिरा गांधी की बाई चांस हत्या हो गई तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, वरना इंदिरा गांधी की अपनी प्लानिंग थी ये कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के प्रोटेस्ट में से गुस्सा खा के अगर दिल्ली के सिखों ने कोई कुछ कोशिश की दिल्ली में भड़के तो उनको सबक ऐसे सिखाया। जो इंदिरा गांधी ने अपने लाइफ टाइम पे प्लानिंग की थी। अक्टूबर रात को ही एक इनफ्लेमेबल पाउडर, जो पाउडर को ऐसे फेंक दो तो आग लग जाए, इस तरह से वो पाउडर सभी कॉलोनीज में बांटा गया और एक्सपर्ट आदमी उनको सभी कॉलोनीज में साथ में मॉब के भेजा गया जो उस पाउडर को यूज़ करे। एक अनजान आदमी उसको यूज़ करे, जो जिसको नो हाउ नहीं है उसको कैसे करना है, वो तो अपने हाथ ही जला ले। तो वो सब जगह पे भेजे गए, ये लिस्टें भेजी गई, ये पेट्रोल के ये कैंस भेजे गए, एक तरह के एक इतने इतने साइज की रॉड्स सब जगह पे बांटी गई। मधु किश्वर जो जर्नलिस्ट है उसने अपने एफिडेविट दिया कमीशन के आगे आके कि उन्होंने खुद देखा है ट्रक भरा हुआ रॉड्स का, इतने इतने साइज की रॉड्स, ताकि ऐसे चलानी मारना इजी हो जाए। वो बांट रहे थे 1 नवंबर सुबह। और 1 नवंबर सुबह सारी की सारी प्लानिंग ये थी, सबसे पहले गुरुद्वारे में अटैक करो, सब जगह पे पहले गुरुद्वारा जलाओ, नहीं तो सिख इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होके ये गुरुद्वारे में मुकाबला करना शुरू कर देंगे और ये मॉब में से किसी की जरूरत नहीं पड़नी थी, ये उनके पास भी हो जाता। तो इन्होंने इस तरह से प्लानिंग करके कैसे कैसे ये शुरू किया, किस तरह ये उसके बाद एग्जीक्यूट किया, कैसे कैसे क्या क्या हाल किया, किस तरह से, ये भी आगे इनको एक आपको बताएंगे कैसे इन्होंने आर्मी को मौजूद थी, आर्मी को साइडलाइन किया, आर्मी को कंट्रोल नहीं दिया, सिख जो फौजियों थे उन फौजियों को इन्होंने उनसे बंदूकें तक छीन ली, क्या क्या ये किस तरह करके प्लान करके ये दिल्ली में इन्होंने आगे 48 घंटे में कैसे कैसे कत्लेआम, पूरा जिनोसाइड सिखों का किया।